बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 54 इकसार सुन चुके हैं और अब किस नंबर 55 मुलाहिज़ा फरमाएं। 15 मिनट बाद मुझे अपने आदमी की कॉल ना मिली तो तुम्हारे बेटे की जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। ठीक 15 मिनट बाद फोन की घंटी बजी। समीना ने रिसीवर उठा लिया। यस, वो माउथ पेस में बोली, मौलवी अमीद बोल रहा हूँ समीना बीबी। रिसीवर पर आवाज सुनाई दी, अभी 1 मिनट पहले आपके वालिद और भाई थाने से निकले हैं। वो कुछ दूर जाकर तांगे में बैठ गए थे। जी हाँ, उनके चेहरों से लगता है कि उनके साथ कुछ ज्यादती भी की गई है, लेकिन बहरहाल उन्हें पुलिस से तो निजात मिल गई है। ठीक है, तुम अभी वहीं रहो और इंस्पेक्टर शफीक पर निगाह रखो। समीना ने कहते हुए रिसीवर रख दिया और 9 लखे की तरफ देखकर बोली, चलो 9 लखे, इस बच्चे को भी छोड़ आए। समीना ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया था। 9 लखे के साथ वो बच्चे को लेकर इंस्पेक्टर शफीक के मकान पर पहुंच गई। उसे यकीन था कि इंस्पेक्टर थाने में बैठा उसके फोन का इंतजार कर रहा होगा। मकान के सामने गाड़ी रोककर उसने बच्चे को नीचे उतारा ही था कि मकान का दरवाजा खुला और एक दरमियानी उम्र की औरत बाहर निकली। वो इंस्पेक्टर शफीक की बीवी थी। ये बच्चा हमें भटका हुआ मिल गया था। बड़ी मुश्किल से हम इससे घर का पता पूछते हुए यहाँ तक आए हैं। खुदा न खास्ता किसी बर्दा फरोज के हाथ लग जाता तो आप लोग जिंदगी भर रोते रहते। बच्चों के बारे में जरा मोहतात रहा करें। समीना ने कार से उतरकर उस औरत की तरफ देखते हुए कहा। औरत ने दौड़कर बच्चे को लिपटा लिया। शुक्रिया बहन। वो समीना की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। समीना कार में आकर बैठ गई। उसने एक झटके से कार आगे बढ़ा दी। कार गली के मोड़ पर पहुंची थी कि पुलिस की जीप मोड़ घूमकर सामने आ गई। स्टीयरिंग के सामने इंस्पेक्टर शफीक बैठा हुआ था। उसने सरसरी अंदाज में कार में बैठी हुई समीना की तरफ देखा और जीप को साइड से निकाल कर ले गया। समीना के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। गली से निकलते उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी और चंद मिनट के अंदर अंदर वो इस जगह से बहुत दूर निकल चुकी थी। समीना को इस बात का अफसोस था कि वो अपने घर जाकर अपने बाप, भाई और दीगर अफराद खाना से हमदर्दी का इजहार नहीं कर सकती थी। इस वाक़े ने उसे एक बार फिर अफसुर्दा कर दिया था। इसकी वजह से उसके माँ बाप को एक बार फिर जिल्लत उठाना पड़ी थी। पुलिस ने जब उसके घर पर छापा मारा होगा और पुलिस वाले उसके बाप और भाई को लेकर गए होंगे तो उन बेचारों की क्या हालत हुई होगी। उसने बहरहाल ये तय कर लिया था कि इंस्पेक्टर शफीक को माफ नहीं करेगी। पुलिस पूरी इसरार और संगदिल हसीना की तलाश में छापे मारती रही और अखबारात उसके बारे में सनसनीखेज खबरें छापते रहे। एक हफ्ता गुजर गया। जिस रात शारिक और समीना ने हाजी अब्दुल्ला से मुलाकात की थी, उसके 2 दिन बाद हाजी अब्दुल्ला की तरफ से कोठी के सिलसिले में अखबार में इश्तिहार भी शाया हुआ था। उस इश्तिहार को शाये हुए पूरे 8 दिन हो चुके थे और फिर उसी रात 9:30 बजे के करीब फोन पर हाजी अब्दुल्ला का पैगाम मिला कि वो रजिया को लेकर सुबह 9 बजे रजिस्ट्रार के दफ्तर पहुंच जाएं। उन्होंने रजिया को प्रोग्राम के बारे में नहीं बताया। सुबह उठते ही समीना ने उसे बताया कि आज वो यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी बल्कि उसके साथ एक बहुत जरूरी काम से जा रही है। और जब रजिस्ट्रार के दफ्तर में कई कागजात और रजिस्टर पर दस्तखत करने के बाद कोठी की मलकियत के कागजात उसके हवाले किए गए तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने एक रोज तुम्हें कहा था ना कि 1 हफ्ता बाद तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगी। यही थी वो खुशखबरी, समीना ने कहा। रजिया लोगों की मौजूदगी की परवाह किए बगैर समीना से लिपट गई और जब घर आकर उसने मरियम को सारा किस्सा सुनाया तो मरियम को भी यकीन नहीं आया। ये कोठी आपके बेटे ने आपको लेकर दी है माँ जी, समीना ने मरियम से लिपटते हुए कहा। ये कोठी के कागजात हैं, इन्हें संभाल कर रखिए। वो लोग बहुत देर तक खुश गपियां करते रहे। फिर शारिक उठकर नीचे आ गया जहाँ 9 लखा अखबार का फिल्मी सफा देख रहा था। क्या बात है 9 लखे, शारिक ने उसके सामने सोफे पर बैठते हुए कहा। आज बड़े गौर से अखबार के ये सफा देख रहे हो, कोई फिल्म देखने का इरादा है क्या? अपनी फिल्म खत्म नहीं होती शारिक बहू, कोई और फिल्म क्या देखेंगे? 9 लखे ने गहरा सांस लेते हुए अखबार एक तरफ रख दिया। तो आज फिर फिल्म का प्रोग्राम बन ही जाए, सब लोग चलेंगे। तुम्हारे ख्याल में कौन सी फिल्म अच्छी है? शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो सुल्तान राय के अलावा किसी और की फिल्म अच्छी लगती नहीं। भाई शारिक बहू, सच्ची बात यह है कि जिस फिल्म में सुल्तान राय ना हो मजा ही नहीं आता। क्या बड़क मारता है शेर दा बच्चा, खून जोश मारने लगता है रगों में, 9 लखे ने कहा। उन बड़कों के जोश में तुमने शायद कभी एक बात पर गौर नहीं किया, शारिक बोला। वो क्या शारिक बहू? 9 लखे ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। क्या इस तरह की फिल्में हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा नहीं कर रही? बड़कों और गुंडासों के जरिए कौम को क्या पैगाम दिया जा रहा है? इन फिल्मों के जरिए किस तहजीब की अक्कासी की जा रही है? हकीकत जिंदगी में कभी ये सब कुछ देखा है? रक्स के नाम पर ये बेहुदा उछल कूद, ये सब कुछ कहाँ होता है? उछल कूद ना सही, लेकिन और सब कुछ तो होता ही है शारिक बाबू, 9 लखे ने गहरा सांस लेते हुए कहा। क्या तुम खुद इसकी सबसे बड़ी जिंदा मिसाल नहीं हो? क्या जुर्म किया था तुमने जिसकी सजा काटने के लिए तुम्हें तवील अरसे के लिए जेल में ठोंस दिया गया था? उसके बाद तुम्हें शराफत की जिंदगी क्यों नहीं गुजारने दी गई? आज तुम स्मगलर हो, कातिल हो, दहशतगर्द हो। ये सब कुछ तुम्हें किसने बनाया है? क्या तुमने अपनी खुशी और मर्जी से ये रास्ता इख्तियार किया है?
نہیں شارک بہو، کوئی اپنی مرضی سے مجرمانہ زندگی اختیار نہیں کرتا، نہ ہی کوئی ماں کے پیٹ سے مجرم پیدا ہوتا ہے۔ مجرم تو اسے یہ معاشرہ ہی بناتا ہے۔ یہ زمیندار، جاگیردار اور دولت مند لوگ اپنے مفادات کے لیے شریف لوگوں کو قربانی کا بکرا بنا لیتے ہیں، اور جب یہ شریف لوگ ان کے چنگل سے نکلنا چاہتے ہیں تو قانون کے یہ محافظ آڑے آ جاتے ہیں۔ قانون کے ان محافظوں کا مفاد بھی اسی میں ہوتا ہے کہ وہ شریف لوگوں کو مجرمانہ زندگی اپنانے پر مجبور کرتے رہیں۔ یہ شریف لوگ تو دولت مندوں اور قانون کے محافظوں کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں، جو کبھی ان کے چنگل سے نکل نہیں سکتے۔ کیا تم ان سے اپنا پیچھا چھڑا سکتے ہو؟ سلطان رائی بھی ہمارے معاشرے کا ایک ایسا ہی کردار ہے۔ تم تو فلسفہ ہی بگاڑنے لگے۔ شارک نے اسے گورا۔ فلم کی بات کرو، کون سی فلم دیکھنا چاہتے ہو؟ نہیں شارک بہو، کوئی فلم نہیں دیکھنی۔ نو لکھے نے نفی میں ساری لایا۔ تھوڑی دیر بعد سمینہ بھی آ گئی۔ ہاں بھائی، اب کیا پروگرام ہے؟ سمینہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا۔ کیسا پروگرام؟ شارک نے پوچھا۔ اس کوٹھی کا مسئلہ تھا، وہ تو حل ہو گیا، اب حاجی عبداللہ کے کام کے لیے کیا پروگرام بناؤ گے؟ سمینہ نے کہا۔ میرا خیال ہے ایک ہفتے بعد کا پروگرام بنا لیتے ہیں، اسی دوران ہم یہاں سے اپنے کام سمیٹ لیں گے۔ شارک نے کہا۔ ٹھیک ہے، سمینہ نے کہا۔ ماجہ گجر کی طرف سے تو اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں، لیکن ہماری طرف بھی صورتحال کچھ زیادہ بہتر نہیں۔ گامے کی حالت ایسی نہیں کہ وہ ہماری عدم موجودگی میں یہاں کا کام سنبھال سکے، اسے بھی آرام کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ مزنگ والا اڈا بند کر دیا جائے۔ گاما ٹھوکر نیاز بیگ والی حویلی میں رہے گا، مولوی امید تھوڑا بہت دھندا کرتا رہے تاکہ پارٹیوں سے رابطہ قائم رہے، اور ان سب لوگوں کو سختی سے ہدایت کر دی جائے کہ ہماری عدم موجودگی میں وہ اس کوٹھی کا رخ نہ کریں۔ میں نہیں چاہتی کہ ہمارے بعد ماں جی اور رضیہ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ میرا خیال ہے سمینہ بی بی ٹھیک کہتی ہے۔ نو لیکن اس کے خاموش ہونے پر کہا، مزنگ والا اڈا واقعی بند کر دیا جائے۔ گاما ٹھیک بھی ہوتا تو وہ اکیلا یہ دھندا نہیں سنبھال سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی کیا جائے گا، شارک نے کہا۔ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، تو گویا حاجی عبداللہ کو اطلاع دے دی جائے کہ ہم ایک ہفتے بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ہاں، آج رات اسے ٹیلی فون پر اطلاع دے دو، سمینہ نے کہا۔ وہ باتیں کر رہے تھے کہ شادہ ان کے لیے چائے لے کر آ گئی۔ تم سے چائے کے لیے کس نے کہا تھا؟ سمینہ نے اسے گورا۔ آپ لوگ عام طور پر اس وقت چائے پیتے ہیں، اس لیے میں خود ہی بنا کر لے آئی ہوں، شادہ نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے تو چائے پلا پلا کر میرا سینہ ساڑ دیا سمینہ بی بی جی، نو لکھے نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی اور کام نہیں ہوتا تو چائے بنا کر لے آتی ہے، ایک تو تمہیں وہ بغیر مانگے چائے پلاتی رہے، الٹا تم اسے الزام دے رہے ہو، شارک نے اسے گورا۔ شادہ باہر چلی گئی تھی۔ چائے کے دوران وہ لوگ خوش گپیاں کرتے رہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سمینہ رضیہ کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی اور اسے باتوں ہی باتوں میں بتا دیا کہ ایک ہفتے بعد وہ لوگ چند روز کے لیے ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ رضیہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ افغانستان، سمینہ نے جواب دیا۔ افغانستان؟ رضیہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ پورا ملک تو میدان جنگ بنا ہوا ہے، روسی فوجیوں کے جانے کے بعد افغانستان کے لوگ تو آپس میں لڑ مر رہے ہیں، ان حالات میں آپ لوگ وہاں کیا لینے جا رہے ہیں؟ ایک چیز ہوتی ہے ایڈونچر، سمینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سمجھ لو کہ ہم لوگ ایک ایڈونچر پر جا رہے ہیں۔ وہ دیر تک اسی موضوع پر باتیں کرتی رہی۔ اس رات شارک نے حاجی عبداللہ کو اپنے پروگرام سے آگاہ کر دیا۔ حاجی عبداللہ نے انہیں دوسرے دن سمن آباد والی کوٹھی میں بلا لیا تھا۔ دوسرے دن رات کو وہ سمن آباد والی کوٹھی میں تقریباً 2 گھنٹوں تک حاجی عبداللہ سے باتیں کرتے رہے۔ حاجی عبداللہ انہیں پارا چنار میں ملک گل رحمان اور اس سے آگے دوسرے لوگوں سے ملاقات کے کئی ذرائع اور دوسری باتیں بتاتا رہا۔ باقی 3-4 دن یہ لوگ اپنے دیگر کاموں اور تیاریوں میں مصروف رہے، اور پھر ایک روز یہ تینوں رات 11 بجے جی ٹی ایس کی لگژری بس کے ذریعے راولپنڈی روانہ ہو گئے۔ صبح 5 بجے یہ لوگ راولپنڈی اور ایک ہوٹل میں کمرے لے کر دن بھر سوتے رہے۔ دوسرے دن پنڈی سے بھی رخصت ہو گئے اور بسوں کے ذریعے کوہاٹ، ہنگو، علی زئی اور سدا سے ہوتے ہوئے پارا چنار پہنچ گئے۔ کوہاٹ سے آگے کا راستہ بے حد خطرناک تھا، بعض مقامات تو اس قدر خطرناک موڑ تھے کہ دیکھ کر ہی خوف آتا تھا۔ نو لکھا تو ایسے ہر موقع پر آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھنے لگتا تھا۔ کراکرم ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر پارا چنار ایک بہت خوبصورت چھوٹا سا شہر اپنے اندر بہت سی دلچسپیاں سمیٹے ہوئے تھا۔ یہ لوگ جب پارا چنار پہنچے تو شام ہونے والی تھی۔ یہاں ملک بھر سے سیاح آتے رہتے تھے، غیر ملکی سیاح بھی بڑی تعداد میں یہاں آتے تھے۔ بس سے اترتے انہیں 3-4 غیر ملکی سیاح بھی نظر آئے تھے، جن میں ایک جوان اور حسین لڑکی بھی شامل تھی۔ سیاست کا سیزن ہونے کی وجہ سے انہیں بڑی مشکل سے ایک ریسٹ ہاؤس میں جگہ ملی اور اس کے لیے انہیں دگنا کرایہ دینا پڑا۔ بسوں کے طویل اور خطرناک سفر نے انہیں بری طرح تھکا دیا تھا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد وہ سو گئے، لیکن صبح سویرے وہ بیدار ہو گئے۔ سفر کے دوران سمینہ پورا علاقہ دیکھتی ہوئی آئی تھی اور اس کے خیال میں یہ دنیا کی حسین ترین وادیاں تھیں۔ جو لوگ سوئٹزرلینڈ اور فرانس کی طرف بھاگتے تھے وہ بے وقوف تھے۔ یہ وادیاں تو سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ حسین تھی، یہاں کیا کچھ نہیں تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ ریسٹورنٹ سے نکل گئے۔ بازار کی دکانیں صبح سویرے ہی کھل گئی تھی، تقریباً ہر دکان پر انہیں اسلحہ نظر آ رہا تھا۔
यहाँ असला इस तरह फरोख्त हो रहा था जैसे ठेलों पर फल और सब्जियां फरोख्त हो रही हों। शारिक एक ऐसी दुकान के सामने रुक गया जहाँ जरूरियात जिंदगी की दूसरी चीजों के अलावा मुख्तलिफ इकसाम के हथियार भी सजे हुए थे। आओ बाबू सेब, क्या मांगता है? दुकानदार ने शारिक की तरफ देखते हुए पूछा। ऊंचा लंबा कद्दावर आदमी था, मूंछें इस कदर फैली हुई थी कि देखकर ही खौफ आता था। हमें मलिक गुल रहमान से मिलना है खान साहब, शारिक ने कहा। ओए, तुम गुल रहमान का मेहमान है, अभी तुमको उसके पास भेजेगा, बैठो हमारे साथ, एक प्याली चाय पियो फिर जाना, खान साहब ने कहा। नहीं खान साहब, हमें जरा जल्दी है, शारिक ने कहा। अच्छा ठहरो, हम तुमको भेजता है, खान साहब ने कहा और 10-11 साल के एक लड़के को बुलाकर उससे कुछ कहा और इन लोगों को उसके साथ भेज दिया। तकरीबन 50 गज आगे वो लड़का ऐसी एक दुकान के सामने रुक गया। दुकान में जो शख्स बैठा हुआ था वो बहुत दुबला पतला था, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख और मूंछें रुखसारों तक फैली हुई थी। वो मलक गुल रहमान था। गुल रहमान ने भी बड़ी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। उसकी नजरें बार बार समीना की तरफ उठ रही थी, जिसने स्टोन वॉश और जीन्स और सफेद टी शर्ट पहन रखी थी। टी शर्ट के सामने के रुख पर अमेरिका के किसी साहिली इलाके की तस्वीर बनी हुई थी और पुष्ट पर डोंट फॉलो मी लिखा हुआ था। टी शर्ट खासी टाइट थी जिससे उसके सीने के उभार नुमायां हो गए थे। चमकती हुई धूप से बचने के लिए उसने आंखों पर स्याह चश्मा लगा रखा था। इस किस्म का लिबास कबायली इलाकों में बहुत मायूब समझा जाता था, लेकिन यहाँ स्याहों की आमदोरफ्त थी। इन स्याहों में पाकिस्तानी भी थे और गैर मुल्की भी। पाकिस्तानी खवातीन तो आमतौर पर शलवार कमीज पहनती थी, जबकि गैर मुल्की खवातीन ज्यादातर पैंट शर्ट वगैरह इस्तेमाल करती थी। शहरों से आने वाली मॉडर्न पाकिस्तानी भी इसी किस्म का मॉडर्न लिबास पहनती थी और इस तरह बाद नाखुशगवार वाकयात भी रोनुमा होते थे। गुल रहमान चलने में गहरी नजरों से समीना की तरफ देखता रहा। समीना कुछ बेचैनी सी महसूस करने लगी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे गुल रहमान की नजरें सुइयों की तरह उसके जिस्म में चुभ रही हों। गुल रहमान की नजर नौलखे की तरफ उठ गई और फिर वो शारिक की तरफ देखने लगा। तुम हाजी अब्दुल्ला का दोस्त है तो हमारा भी दोस्त है, बिलाकर गुल रहमान ने कहा। बोलो, हम तुम्हारा क्या खिदमत करेगा? चाय पिलाए या रोटी खाएगा? हम इस वक्त ना चाय पियेंगे और ना रोटी खाएंगे, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें इन बुलंद पहाड़ों के उस पार जाना है और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। पहाड़ों के उस पार तो काफिर लोग रहता है, गुल रहमान ने कहा। वो नूरस्तान है, दौरानी चेहरे वाले लोग काफिर नहीं हो सकते, शारिक ने कहा। अच्छा, अभी तुम ऐसा करो कि इस लड़के के साथ जाओ, हम आधे घंटे बाद तुम लोगों से मुलाकात करेगा, गुल रहमान ने कहा और दुकान के अंदर की तरफ रुख करके किसी को आवाज दी। चंद सेकंड बाद ही 11-12 साल की उम्र का एक लड़का सामने आ गया। उस लड़के को देखकर इन तीनों को बड़ी हैरत हुई थी। उसने बड़े घेरे वाली काले कपड़े की शलवार पहन रखी थी, कमीज घुटनों तक लंबी थी और उसका रंग भी काला ही था। काली मखमली वास्कट जिस पर गोटे से कशीदा किया गया था। सर पर अपनी उम्र के लिहाज से बड़ी पगड़ी और गले में बेल्ट जिसके होलिस्टर में रिवॉल्वर अड़सा हुआ था। गुल रहमान ने उस लड़के को उमर के नाम से मुखातिब करते हुए कुछ अपनी जबान में कहा और फिर शारिक की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग उमर के साथ चले जाओ, अम्मा आता है। शारिक ने समीना और नौलखे की तरफ देखा और वो तीनों दुकान से बाहर आ गए। उमर उनसे पहले ही बाहर आ चुका था। उमर उनसे चंद कदम आगे था। वो तीनों उसके पीछे बाजार में चलते रहे और बिलाखिर आबादी से बाहर निकल आए। ऊंचे नीचे रास्तों पर चलते हुए नौलखे की सांस बुरी तरह फूली हुई थी। शारिक बाबू, वो शारिक को पुकारते हुए रुक गया। ये लोंडा हमें कहाँ लिए जा रहा है? ऐसा लगता है कि हमारी वापसी मुश्किल हो जाएगी। ए उमर, शारिक ने आवाज देकर उमर को भी रोक लिया। कितनी दूर जाना है? उस चट्टान के पीछे। उमर ने एक चट्टान की तरफ इशारा किया। वो चट्टान वहां से तकरीबन 200 गज दूर थी। समीना रुककर इधर उधर देखने लगी। उनके चारों तरफ सब्जा था जिसमें जगह जगह जंगली फूल खिले हुए थे। नशीब में दरिया बह रहा था। दरिया के आसपास और पहाड़ों पर कहीं कहीं मकान भी थे। वो एक बार फिर चलने लगे। चट्टान की दूसरी तरफ गहराई में एक चौड़ी नदी बह रही थी। नदी तकरीबन 15 फुट चौड़ी थी और उस पर रस्सों का पुल बना हुआ था। उमर तो बड़ी आसानी से ये पुल पार कर गया, मगर वो तीनों रुक गए। ओ खोचा, तुम डरता है? उमर ने नदी की दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा। इस मोटे वाले रस्से को पकड़ो और आराम से आ जाओ, पुल नहीं टूट जाएगा। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पहले शारिक आगे बढ़ा। पुल की चौड़ाई तकरीबन 3 फुट थी। कमर के बराबर बुलंदी तक मोटे से रस्से तने हुए थे। नीचे भी रस्सों का जाल सा बना हुआ था। जाल इतना गुंजान था कि पैर उसमें से नहीं निकल सकता था। शारिक ने दोनों तरफ के रस्सों को पकड़ दिया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। उसके वजन से पूरा पुल झूल रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा और बिलाखिर दूसरी तरफ पहुंच गया। उसके बाद नौलखा और फिर समीना भी दूसरी तरफ आ गए। नदी की दूसरी तरफ तकरीबन 50 गज के फासले पर एक छोटा सा मकान था। तकरीबन 3 फुट तक मकान की दीवारें पत्थरों की थी और उससे ऊपर पूरे मकान की तामीर में लकड़ी इस्तेमाल की गई थी। नौलखा तो बरामदे में आते ही एक कुर्सी पर ढेर हो गया और समीना और शारिक घूम फिर कर मकान देखने लगे। एक 15 बाई 20 फुट का बड़ा कमरा था और 2 कमरे 12 बाई 14 फुट के थे। पिछली तरफ एक किचन भी था। 2 कमरों में लकड़ी के बेड बिछे हुए थे। 2-2 कुर्सियां भी थी और हर कमरे में दीवार में एक एक अलमारी भी थी।
किचन में खाने पीने का सामान और बर्तन भी मौजूद थे। बड़े कमरे में एक दरी बिछी हुई थी। ये खूबसूरत कॉटेज था और सियाहत के लिए आने वालों के लिए एक आइडियल जगह थी। समीना और शारिक भी बरामदे में आकर कुर्सियों पर बैठ गए। बरामदे के सामने तकरीबन 50 बाई 50 फुट चौड़ी हमवार जगह थी, जिसमें दबीज घास लगी हुई थी और ढुलान इस हमवार जगह से आगे शुरू होती थी। मकान के इर्द गिर्द चीड़ के दरख्त थे। वो तीनों बरामदे में बैठे कुदरती हुस्न का नजारा कर रहे थे कि उमर एक ट्रे में चाय लेकर आ गया। शीशे के छोटे छोटे गिलासों में सब्ज चाय थी। उसने ट्रे उनके सामने एक साल खुर्दा सी बेद पर रख दी और खुद जाकर बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गया। वो तीनों अपने अपने गिलास उठाकर चाय पीने लगे। चाय वाकई बड़ी खुश जायका थी। चाय के साथ वो खुश गपियां भी करते रहे। थोड़ी देर बाद उमर भी उठकर उनके करीब आ गया। ओए लड़के, नौलखे ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, तुमने ये बोझ अपने गले में क्यों डाल रखा है? उसने रिवाल्वर की तरफ इशारा किया। ये असली भी है या नकली है? उमर ने चुभती हुई नजरों से नौलखे की तरफ देखा। नौलखा चाय खत्म कर चुका था। खाली गिलास उसके हाथ में था। तुम इधर आकर खड़ा हो जाओ और ये गिलास ऊपर हवा में फेंक दो, हम तुमको बताएगा कि ये असली है या नकली, उमर ने कहा। नौलखा अपनी जगह से उठकर बरामदे से बाहर आ गया। उमर उसकी दाईं तरफ चंद फुट के फासले पर खड़ा था। उसका रिवाल्वर होलिस्टर में था। होलिस्टर का बटन खुला हुआ था। नौलखे ने उमर की तरफ देखा और फिर अचानक ही हाथ में पकड़ा हुआ गिलास पूरी कुव्वत से हवा में उछाल दिया। अचानक फायर की आवाज सन्नाटे में गूंजी और हवा में गिलास के टुकड़े हो गए। उसकी छोटी छोटी किरचियां फिजा में चारों तरफ बिखर गई थी। नौलखे की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसने गिलास हवा में उछाला था और उसकी तवज्जो गिलास पर ही थी। उसने गिलास की किरचियां फिजा में बिखरते हुए देखी थी, लेकिन वो ये नहीं देख सका था कि उमर ने कब होलिस्टर से रिवाल्वर निकाला और कब गोली चलाई थी। अलबत्ता उसने जब मुड़कर उमर की तरफ देखा तो रिवाल्वर उसके हाथ में था और उसकी नाली से धुआं निकल रहा था। समीना और शारिक ने ये सारी कार्रवाई देखी थी। वो फिजा में गिलास के टुकड़े उठते देखकर उछल खड़े हुए। उनकी आंखों में शदीद हैरत थी और चेहरों पर ऐसे तासरात जैसे जो कुछ उन्होंने देखा था इस पर यकीन ही ना आ रहा हो। उमर ने जब नौलखे को चैलेंज किया था तो समीना समझी थी कि वो बच्चा है और उन्हें अपनी बातों से मरूब करना चाहता है, लेकिन नौलखे ने जैसे ही गिलास हवा में उछाला, समीना ने यह भी देखा था कि उमर ने हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा करते हुए होलिस्टर से रिवाल्वर खींचकर गोली चला दी और गिलास के फिजा ही में टुकड़े हो गए। नौलखे ने दूसरे दोनों गिलास भी बारी बारी हवा में उछाले और उमर ने अपनी गोली से उनकी किरचियां भी फिजा में बखेर दी। कमाल है भाई, नौलखे ने कहा। मैं तो इसे बच्चे ही समझ रहा था, लेकिन ऐसा सुच्चा निशाना मैंने तो आज तक ऐसा निशाना नहीं देखा। हमने सुना था कि कबाइलों के बच्चे भी हथियारों से खिलौनों की तरह खेलते हैं। कभी इस बात पर यकीन नहीं आया था, लेकिन आज हमारे सामने जो हकीकत है इसे झुठलाया तो जा ही नहीं सकता, समीना ने कहा। ये जरा अपना पिस्तौल तो दिखाना मुझे, नौलखे ने उमर की तरफ हाथ बढ़ाया। उमर ने रिवाल्वर उसके हाथ में दे दिया। नौलखा रिवाल्वर को उलट पलट कर देखने लगा। रूसी रिवाल्वर था। रूस से अफगानिस्तान की जंग हुई थी और उसके बाद हर तरफ रूसी असले की भरमार हो गई थी और यही असला स्मगल होकर पूरे पाकिस्तान में फैल रहा था। नौलखे ने रिवाल्वर उमर को वापस कर दिया और उसका कंधा थपथपाने लगा। तुम लोग इधर बैठो, हम अभी आएगा, उमर ने कहा और ढुलान पर उतरने लगा। वो दरिया की तरफ जा रहा था। वो तीनों फिर बरामदे में आकर कुर्सियों पर बैठ गए। नौलखा भाई, समीना ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इस बच्चे का निशाना तो तुमने देख लिया है। इस मुहिम के दौरान किसी कबाइली से उलझने की कोशिश मत करना। समीना बीबी, अभी मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, नौलखे ने हंसते हुए जवाब दिया। वो तीनों बैठे बातें करते रहे। गुल रहमान ने कहा था कि वो आधे घंटे में उनके पास पहुंच जाएगा, लेकिन अब तकरीबन 1 घंटा होने वाला था। 15 मिनट और गुजर गए और फिर उन्हें नदी की तरफ से 3 आदमी आते दिखाई दिए। रस्सों का पुल चट्टान की आड़ में था, इसलिए वो उन्हें नदी का पुल पार करते हुए देख नहीं सके थे और जब वो चट्टान घूमकर सामने आए तो उनकी नजरों में आ गए। उनमें एक तो गुल रहमान था, दूसरे दोनों जाहिर उनके लिए अजनबी थे, लेकिन वो दोनों लंबे तिरंगे थे और उन्होंने कबायली लिबास पहन रखे थे। गुल रहमान के जिस्म पर बज़ाहिर कोई असला नजर नहीं आ रहा था, लेकिन दूसरे दोनों आदमियों ने अपने कंधों पर राइफलें लटका रखी थी। शारिक वगैरह अपनी जगह पर बैठे उनकी तरफ देखते रहे और बिलाकर वो करीब पहुंचे तो ये तीनों भी कुर्सी से उठ गए और फिर वो सब अंदर आकर दरी पर बैठ गए। समीना टाइट जीन्स की वजह से दरी पर बैठने में कुछ दुश्वारी महसूस कर रही थी। शारिक साहब, गुल रहमान उसकी तरफ देखते हुए बोला, दुकान पर तुमसे बात करते हुए जो कोड इस्तेमाल किया था वो तो ठीक है, मगर हाजी अब्दुल्ला ने हमको ये नहीं बताया था कि तुम्हारे साथ कोई औरत भी होगा। पहले औरत का हमारे साथ आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन शारिक ने समीना की तरफ देखते हुए कहा, समीना को हमने ऐन आखिर वक्त में शामिल किया और हाजी अब्दुल्ला को बता दिया था। मैंने तुम्हारी दुकान पर टेलीफोन देखा था। पारा चनार का पूरा मुल्क से टेलीफोनिक राब्ता कायम है। अगर तुम चाहो तो टेलीफोन पर हाजी अब्दुल्ला से बात करके अपनी तसल्ली कर सकते हो, वो तो करना ही पड़ेगा। गुल रहमान ने कहते हुए कैरूस का एक बैग खोल लिया
उस बैग से जो कुछ भी बरामद हुआ उसे देखकर शारक की आंखों में चमक सी उभर आई। ये रूसी साख्त का वसी हेता अमल वाला ट्रांसमीटर था। इसकी लंबाई और चौड़ाई एक किताब के बराबर थी, अलबत्ता ऊंचाई 6 इंच के करीब थी। गुल रहमान ने वो ट्रांसमीटर बैग में से निकालकर पहले उसका एंटीना बाहर खींचा, फिर 2-3 बटन ऑफ करने के बाद माइक मुंह के साथ करते हुए कॉल नशर करने लगा। पोस्ट 02 कॉलिंग, मिशन नूरस्तान, पोस्ट 02 कॉलिंग। ट्रांसमीटर में नस्ब स्पीकर में बहुत हल्की सी गड़गड़ाहट सी आवाज सुनाई दे रही थी। फिर डायल पर एक छोटी सी सब्ज बत्ती रोशन हो गई और उसके साथ ही एक आवाज सुनाई दी, पोस्ट 01 रिसीविंग, मिशन नूरस्तान। यस गुल रहमान, क्या बात है? मेहमान पहुंच गए हैं, लेकिन इनके साथ एक औरत भी है जिसके बारे में हमें पहले से कुछ नहीं बताया गया, गुल रहमान ने माइक में कहा। अंदेशे की कोई बात नहीं, दूसरी तरफ से कहा गया। आवाज बिल्कुल साफ आ रही थी। इस औरत का नाम समीना है और वो शारक की दोस्त है। इस मिशन में इसके साथ ही रहेगी। और कोई बात? बस यही तस्दीक करना थी, गुल रहमान ने कहा। हाजी अब्दुल्ला को हमारा सलाम बोलो और बता दो कि मिशन 2-3 दिन में रवाना हो जाएगा। ओवर एंड ऑल। उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और मुस्कुराती हुई नजरों से शारक की तरफ देखने लगा। नौलखा, समीना और शारक बहुत हैरान हो रहे थे। ये काम बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा था। ये तो शारक को मालूम था कि हाजी अब्दुल्ला का ताल्लुक मुनशियात के एक बैनुल अक़वामी गिरोह से है, लेकिन ये इंकिशाफ पहली मर्तबा हुआ था कि इनमें इस कदर जदीद बुनियादों पर मवासलाती राब्ता भी मौजूद है। ठीक है शारक साहब, गुल रहमान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसने ट्रांसमीटर पर बड़ी साफ और रवां उर्दू में बात की थी, हालांकि इससे पहले वो इनसे कबायली लहजे में बात करता रहा था। मुझे इस मिशन में इस औरत की शमूलियत पर कोई एतराज नहीं। उसने समीना की तरफ देखा। मुझे हैरत है, शारक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम तो बड़ी शाइस्ता उर्दू बोल लेते हो। मैं इस कबायली इलाके में पैदा हुआ था, मगर मेरी परवरिश उन इलाकों में हुई है जहाँ उर्दू आम तौर पर बोली और समझी जाती है। मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी दाखिला लिया था, लेकिन चंद महीनों बाद छोड़कर वापस आ गया, गुल रहमान ने जवाब दिया। मुझे वाकई हैरत हो रही है, शारक बोला। इतना पढ़ने लिखने के बावजूद मुनशियात और असले की स्मगलिंग। तुमने भी तो जेल में रहते हुए ग्रेजुएशन किया है, गुल रहमान ने उसकी बात काट दी। शारक उछल पड़ा। उसे समझने में देर न लगी कि गुल रहमान उसके बारे में और भी बहुत कुछ जानता होगा और ये तमाम मालूमात उसे यकीनन हाजी अब्दुल्ला ने फराहम की होगी। कोई भी बैनुल-अक़वामी गिरोह किसी नए आदमी को साथ मिलाता है या किसी से काम लेता है तो उसके बारे में तमाम मालूमात पहले से जमा कर लेता है। उसे यकीन था कि नौलखे के बारे में भी उनके पास मुकम्मल मालूमात होंगी। अलबत्ता समीना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। शारक साहब, गुल रहमान ने बात जारी रखते हुए कहा, बात यह है कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग जब जराइम की दुनिया में आते हैं तो इसकी कोई ना कोई वजह होती है और वो वजह मामूली नहीं होती। तुम अपनी मिसाल ले लो। तुम खुशी से तो मुजरिम नहीं बने। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल किया था और इंसाफ फराहम करने की बजाय उल्टा तुम्हें ही जेल में ठोंस दिया गया। और जब तुम जेल से रिहा हुए और तुमने शराफत की जिंदगी बसर करने की कोशिश की तो कानून के मुआवजों ने तुम्हें चैन से नहीं बैठने दिया। बेगुनाह होने के बावजूद सजा काटने के बाद भी तुम सब कुछ भूल जाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे सीने में दबे हुए इंतकाम के जज्बे को उभारा गया और फिर इंसानियत का दामन तुम्हारे हाथ से छूट गया। मेरे साथ भी कुछ इसी किस्म की सूरत-ए-हाल पेश आई थी जिसने मुझे ये मुजरिमाना रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम्हारे माँ बाप को भी? शारिक ने जुमला अधूरा छोड़कर सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। हाँ, गुल रहमान ने इस बात में सर हिलाया। मेरा बाप अपने कबीले का सरदार था और तुम जानते हो इन पहाड़ों में कबीलों के माँ बहन दुश्मनियां नस्ल दर नस्ल चलती हैं और कबीले से दुश्मनी चल रही थी। मेरा बाप अनपढ़ और जाहिल होने के बावजूद फितरतन अमन पसंद और सुलझू आदमी था। वो चाहता था कि सब लोग अमन और सुकून से रहें। वो अनपढ़ था लेकिन तालीम को फरोग देना चाहता था। उसने अपने इलाके में 2 स्कूल बनाए, मगर दूसरे कबायली सरदारों को ये पसंद नहीं था। मेरा बाप चाहता था कि मैं भी पढ़ लिख कर इन पहाड़ों में इल्म के चिराग रोशन करूं, इसलिए वो मुझे आला तालीम दिलाना चाहता था। मैं उस वक्त ऑक्सफोर्ड में ज़ेरे तालीम था। मेरा पहला ही साल था। एक रोज मुझे इतला मिली कि हमारे मुखालिफ कबीले के लोगों ने हमारी बस्ती पर हमला कर दिया था। वो बस्ती 8-10 घरों पर मुश्तमिल थी जिसे घेरे में ले लिया गया। कुछ लोगों ने मेरे बाप के घर को आग लगा दी और चारों तरफ से मकान पर मशीन गन्नों से गोलियों की बारिश की जाने लगी। इस तरह मेरे माँ बाप जिंदा जल गए। मैं ये इतला मिलते ही वापस आ गया। कबीले के लोग मेरी वापसी की इतला पाकर मेरे गिर्द जमा हो गए। हर शख्स के सीने में इंतकाम का लावा खोल रहा था। असले का कोई मसला नहीं था। अफगानिस्तान की जंग ने हमारी ये मुश्किल हल कर दी थी। उन दिनों रूसी फौजें अफगानिस्तान पर काबिज थी। मुख्तलिफ इलाकों में उनके पास असले के डिपो या तो तबाह किए जा रहे थे या लूटे जा रहे थे।
मुजाहिदीन को लड़ने के लिए असला और गोला बारूद की जरूरत थी, लेकिन ऐसे गिरोह भी माहिर वजूद में आ चुके थे जो मुजाहिदीन की बेस में रूसी फौजियों के कैंप से असला लूट कर या तो मुजाहिदीन के हाथों फरोख्त कर देते या ज्यादा पैसे के लालच में सरहद पार करके पाकिस्तानी इलाके में ले आते। यहाँ से असला पूरे मुल्क में फैल रहा था। मेरे आदमियों के पास असले की कमी नहीं थी, उनके पास हैवी मशीन गन्नों के अलावा रॉकेट और लॉन्चर भी मौजूद थे। मेरे दुश्मन कबीले को मेरी आमद की इतला मिल चुकी थी और उन्होंने भी तैयारी शुरू कर दी, लेकिन हमने उन्हें मजीद तैयारी करने का मौका दिए बगैर चारों तरफ के पहाड़ों पर मोर्चे बना लिए और रात को उन पर हमला कर दिया। मेरा दुश्मन कबीला भी पूरी तैयारी से था। मेरे आदमियों के पास एक स्टिंगर मिसाइल भी था। वो लॉन्चर और मिसाइल को पहाड़ी की चोटी पर लाने में कामयाब हो गए। सुबह की रोशनी फैलने से पहले वो मिसाइल फायर कर दिया गया और फिर सब कुछ खत्म हो गया। मैंने अपने माँ बाप के कत्ल का इंतकाम ले लिया था, उसके साथ ही मैंने वो इलाका भी छोड़ दिया। उस स्टिंगर मिसाइल के बारे में सरकारी हलकों में ये राय कायम की गई थी कि ये सरहद पार से दागा गया था। उन दिनों सूरत-ए-हाल कुछ ऐसी थी कि अफगान मुजाहिदीन रूसी फौजियों के कैंपों पर हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ भाग आते थे और रूसी गनशिप हेलीकॉप्टर उनका ताकुब करते हुए मिसाइल दागते रहते थे। इस तरह कई रॉकेट और मिसाइल पाकिस्तानी इलाकों में आकर गिरते थे, जिससे जानी और माली नुकसान भी होता था और हुकूमत पाकिस्तान अफगान इंतजामिया से एहतजाज करके रह जाती। उस रोज भी अफगान इंतजामिया ही से एहतजाज किया था। मैं वापस चला जाना चाहता था, लेकिन मुझे बाद ऐसे लोग मिल गए जो मुझे यहीं रोकना चाहते थे। पहले तो मैं समझा कि वो मेरे हमदर्द हैं, लेकिन बाद में इंकिशाफ हुआ कि वो लोग मेरे जरिए अफगानिस्तान से असला और हीरोइन स्मगल करना चाहते थे। मैं उनके झांसे में आ गया और मैंने उनके इशारों पर काम शुरू कर दिया। पहले तो मैं उन लोगों के लिए असला ही स्मगल करता था, लेकिन फिर हीरोइन की तरफ मुतवज्जो हो गया। हीरोइन में ज्यादा मुनाफा था। पहले मैं दूसरे कामों के लिए काम करता था, फिर मेरे भी ऊपर के लोगों से रवाबत हो गए। मैंने इंडिपेंडेंट होकर काम करना शुरू कर दिया। फिर मेरी मुलाकात पेशावर में लाहौर के हाजी अब्दुल्ला से हुई। वो एक बहुत बड़े बैनुल अक़वामी गिरोह के जनूबी एशिया जोन का सरबराह है। उस जोन में 2 बड़े मराकज़ हैं जहाँ से सबसे ज्यादा हीरोइन बैरूनी ममालिक को भेजी जाती है। पाकिस्तान और गोल्डन ट्राइएंगल बर्मा, लाओस और थाईलैंड पर मुश्तमिल है। वहाँ भी बड़े बड़े चुगादरी और बैनुल अक़वामी स्मगलर मौजूद हैं, लेकिन हाजी अब्दुल्ला को उन सब पर कंट्रोल है। बहुत खौफनाक किस्म का आदमी है हाजी अब्दुल्ला। गुल रहमान खामोश हो गया। नौलखा, समीना और शारक बेनिखेज नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे। समीना और शारक तो हाजी अब्दुल्ला से कई बार मिल चुके थे, लेकिन उन्हें इसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई थी जो उसे खौफनाक साबित करती। और अब जो इंकिशाफात हुए थे उससे ये बात साबित होती थी कि वो वाकई बहुत खौफनाक आदमी था। जो शख्स आजाद इलाके के खूनख्वार कबाइलों और गोल्डन ट्राइएंगल में सरगर्म चीनी, बर्मा और थाईलैंड माफिया के खूनख्वार बेड़ियों को कंट्रोल कर रहा था, वो वाकई खौफनाक था। अब हमारे लिए क्या प्रोग्राम बनाया है? शारक ने सवारियां निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम लोगों के लिए ये प्रोग्राम है कि 2-3 दिन यहाँ रहोगे इस मकान में। गुल रहमान ने कहा, यह मकान मेरा है जो सीजन में सियाहों को किराए पर दिया जाता है, लेकिन यहाँ ये कॉटेज बनाने का असल मकसद कुछ और है। मुझे 1 हफ्ता पहले इतला मिल गई थी कि लाहौर से एक पार्टी आ रही है, इसलिए मैंने ये कॉटेज किसी को किराए पर नहीं दिया था। दरअसल वो चंद में खामोश रहा, फिर बोला, मिशन नूरस्तान तकरीबन 3 महीने पहले बनाया गया था, लेकिन उसके लिए कोई मुनासिब आदमी नहीं मिल रहा था, जिस वजह से ये मामला टलता रहा और बिलाखिर इस मकसद के लिए हाजी अब्दुल्ला ने तुम्हारा इंतखाब कर लिया। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। तुम पहले एक मिशन कामयाबी से पाए तकमील तक पहुंचा चुके हो। नौलखा और समीना भी इस मिशन में तुम्हारे साथ थे और उस मिशन की कामयाबी ही के बायस मिशन नूरस्तान के लिए भी तुम लोगों का इंतखाब किया गया। समीना के बारे में मुझे मालूम नहीं था कि ये भी तुम्हारे साथ होगी। बहरहाल तुम लोगों का प्रोग्राम ये है कि 2-3 दिन यहाँ रहोगे। जरूर शहर से मलक फरीद खान की तरफ से सिग्नल मिलने के बाद तुम लोग यहाँ से रवाना हो जाओगे। वो एक बार फिर खामोश हुआ और अपने दाईं तरफ बैठे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। ये तूर खान है और ये बादित खान है, ये दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे और तीसरा आदमी सुरखाब इस वक्त यहाँ नहीं, कल वो आ जाएगा और वो भी तुम लोगों के साथ जाएगा। क्या हम इसी मकान तक महदूद रहेंगे? समीना ने पूछा। बिल्कुल नहीं, गुल रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग यहाँ इस कॉटेज में किराएदार की हैसियत से रहोगे। अंदरूनी मुल्क और बाहर से आने वाले सियाह यहाँ आते ही रहते हैं, इसलिए किसी को तुम लोगों पर शुबा नहीं होगा। तुम लोग आजादी से जहाँ चाहो घूम फिर सकोगे। अलबत्ता तुम लोगों की हिफाजत के लिए तूर खान यहाँ रहेगा। इसके बारे में तुम लोग यही बताओगे कि तुम लोगों ने किराए पर इसकी खिदमत हासिल कर रखी है। नीचे नशे में दरिया बह रहा है, वहां दरख्तों के झुंड में एक छोटा सा कमरा है जिसमें मछलियां पकड़ने का सामान रखा हुआ है। इस दरिया में दुनिया की बेहतरीन मछलियां पाई जाती हैं। शहर की तरफ जाने के लिए तुम लोग दरिया वाला रास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हो, वहां से फासला कम पड़ेगा। ठीक है, शारिक ने सर हिलाया। यहाँ हमारे खाने पीने का बंदोबस्त क्या होगा?
तूर खान खाना पकाने का माहिर है, मिशन के दौरान भी ये तुम लोगों को मजे मजे के खाने खिलाता रहेगा, गुल रहमान ने कहा। फिर इधर उधर देखने लगा। उमर कहाँ चला गया? वो मैं चाय पिलाने के बाद दरिया की तरफ चला गया था, शारिक ने कहा। ओह, गुल रहमान बोला, वो यकीनन मछलियां पकड़ने गया होगा, बड़ा ही मेहमान नवाज लड़का है, इसमें शुबा नहीं। इस मर्तबा नौलक्खे ने कहा, उसने यहाँ आते ही हमें चाय बनाकर पिलाई थी। वैसे वो लड़का है बड़ा कमाल का। गुल रहमान हंस पड़ा। इसका मतलब है कि उसने यहाँ आते ही तुम लोगों को अपना कमाल दिखा दिया था। हाँ जी, नौलक्खा बोला। बेटा है तुम्हारा? नहीं, गुल रहमान ने जवाब दिया। इसी शहर का रहने वाला है। तकरीबन 5 साल पहले इसका बाप पहाड़ी से गिरकर मर गया था। इसे मैंने अपने पास रख लिया, इसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। निशानाबाजी में पूरे इलाके में इसका कोई सानी नहीं। यहाँ हर साल एक मेला लगता है जिसमें निशानाबाजी के मुकाबले भी होते हैं। ये बड़ों के मुकाबले में हिस्सा लेता है और 2 साल से ट्रॉफी जीत रहा है। अंधेरे में भी आवाज पर निशाना लगा लेता है और इसका निशाना कभी खता नहीं जाता। वो तो हमने देख ही लिया, आज 3 गिलास तोड़े हैं इसने, नौलक्खे ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी राइफल का निशाना देखो तो तुम्हें और हैरत होगी, गुल रहमान ने कहा। फिर अपनी जगह से उठते हुए बोला, मेरा ख्याल है बाहर बैठते हैं। और तूर खान, तुम हमें चाय तो पिलाओ। बिल्कुल पिलाता हूँ खान साहब, तूर खान ने जवाब दिया। वो लोग बाहर आ गए जबकि तूर खान बावर्ची खाने की तरफ चला गया। उसी वक्त उन्हें दरिया की तरफ से उमर आता हुआ दिखाई दिया। उसने पुश्त पर कुछ लाद रखा था, जो कुछ भी था रस्सी में बंधा हुआ था और उसने एक आध कंधे पर रस्सी को पकड़ रखा था। वो लोग बरामदे में कुर्सियों पर बैठकर उसकी तरफ देखने लगे। तकरीबन 5 मिनट बाद उमर ऊपर आ गया। उसने 6 अदद मछलियां पुश्त पर लाद रखी थी जो एक रस्सी में परोई हुई थी। वो ट्राउट फिश थी, वाकई खाने के लिए दुनिया की बेहतरीन और लजीज मछली थी। ये मछलियां तूर खान के हवाले कर दो, वो चाय बनाने के बाद इनकी सफाई कर लेगा। गुल रहमान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं खुद इनकी सफाई करता हूँ खान। उमर कहता हुआ काटेज के पिछली तरफ चला गया। 4 मिनट बाद तूर खान चाय ले आया। इस वक्त तो तुम लोगों को बगैर दूध के चाय पीना पड़ेगी, शाम को तूर खान दूध ले आएगा, गुल रहमान ने कहा। तुमने बताया था कि इस मकान का एक और भी मकसद है, उस मकसद के बारे में तुमने नहीं बताया, शारिक ने चाय की चुस्की लेते हुए उससे पूछा।